हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th नीट बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके लिए स्पेशल सेशन, यानी आज का जो हमारा सेशन है वो है साइंटिस्ट रिलेटेड सेशन। इस चैप्टर में भी हर बार की तरह कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना काम किया, और वो पर्टिकुलरली किस समय में उन्होंने किया, किस ईयर में किया, ये सारी चीजें आपको इस सेशन में बता दूंगी मैं, ताकि अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट रिलेटेड या फिर थ्योरी रिलेटेड ऑफ द साइंटिस्ट, तो आप उसका आंसर सही मार्क कर सकें और आपको इजीली मार्क्स मिल जाए। तो ये जो हमारा सेशन है ये है साइंटिस्ट डिटेल्स वाला सेशन। बता ही चुकी हूं मैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो हम डील करेंगे साइंटिस्ट, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके ईयर्स के साथ, और जानेंगे क्या क्या उनका काम था इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन दी एनिमल किंगडम। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स की वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। आप अपनी प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर आपके लिए अवेलेबल है ई बुक और अदर स्टडी मटेरियल लाइक एमसीक्यू बुकलेट्स और भी प्रैक्टिस बुकलेट्स जो होती हैं। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ये सारी चीजें अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस पा सकते हैं इन बुक्स का भी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करती हूं और सबसे पहले आपको बताती हूं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। So the NEET course module contains at first step topic wise explanation। हर चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए आपको मिलता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेशन। सेकेंडली वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, डीपीपी का पीडीएफ मिलता है, वहां से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, डीपीपी को सॉल्व करना है। वी ऑल्सो हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियोज, यानी डीपीपी के सोल्यूशंस आपको मिलते हैं। देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। यही स्पेशल सेशन जो मैं हर चैप्टर के एंड में आपको देती हूँ, जैसे आज का सेशन। वी ऑल्सो हैव previous year question videos and the doubt solving session। डाउट में आप सेशन क्या, आप डाउट भेजो, फटाफट से आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। और होता है गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन में आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, टाइम टेबल कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, नोट्स अच्छे कैसे बनाएं, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस क्या हैं, आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है या लेट नाइट पर्सन है, अपना स्केड्यूल किस हिसाब से बनाना चाहिए, या फिर आपको अगर डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, तो आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे। सारे सेशंस एज वेल एज एनटीए के लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं आपको गाइडेंस सेशन के थ्रू। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन। हर चैप्टर के एंड में एक सेशन में हम एनसीईआरटी में दी गई समरी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें आपको हो गई होंगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर। आइए अब सेशन के साथ स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट इस चैप्टर के लिए कौन है। So the first scientist that we have is Sir Abraham Tremblay। ये जो साइंटिस्ट हैं सर इब्राहिम ट्रेम्बले, इनका जो है 3 सितंबर 1710 से लेकर 12 मई 1784 तक का पीरियड रहा, जहां पर इट वाज अ जिवियन नेचुरलिस्ट। ये एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट इज समवन हु इज स्पेशलिस्ट और हु स्टडीज अबाउट द नेचर। तो वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे। एंड ही वर्कड ऑन हाइड्रा। इन्होंने काम किया हाइड्रा। हाइड्रा आपको पता है आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लास 10th में भी पढ़ लिया था ये चैप्टर। और वहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, रीजनरेशन में और बर्डिंग में आपने देखा था कि हाँ हाइड्रा का काम होता है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं यानी कि अब्राहम ट्रेम्बले, इन्होंने कहा था ही डिस्कवर्ड रीजनरेशन इन हाइड्रा। इन्होंने कहा था कि जो हाइड्रा होता है, रिमेंबर हाइड्रा, ये हाइड्रा जो होता है इसके पास रीजनरेटिंग पावर भी होती है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हाइड्रा के पास रीजनरेटिंग पावर भी होती है। ऐसे हाइड्रा होता था, है ना, पढ़ा हुआ है हमने पहले। तो ही सेड हाइड्रा जो है इट हैज रीजनरेटिंग पावर, रीजनरेट कर सकता है। यानी
दोबारा से अपना पार्ट फॉर्म कर सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो आपको क्या याद रखना है, इब्राहिम ट्रेनले और ये लास्ट वाली लाइन दैट ही डिस्कवर्ड रीजनरेशन इन हाइड्रा। सो दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश, ठीक है, ये इनका पीरियड रहा 20 नवंबर 1886 से लेकर 12 जून 1982 तक का जो इनका पीरियड रहा, वो उसमें उन्होंने क्या किया, ही वॉज अ जर्मन ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट। ही वॉज अ एथोलॉजिस्ट। एथोलॉजिस्ट जानते हो कौन होता है? अ वेरी फाइन स्टडी, समवन हु इज स्पेशलिस्ट अबाउट एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर, ठीक है। तो जो लोग, जो भी स्पेशलिस्ट एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, यानी जो लोग एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इथोलॉजिस्ट। इथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये जो थे सर कार्ल वॉन फ्रिश, ही वॉज इथोलॉजिस्ट, यानी उन्होंने एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई की हुई थी। अब उन्होंने किस एनिमल के बारे में सबसे बढ़िया बिहेवियर उसका जज कर लिया था? इट वॉज दी बी डांस। इन्होंने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दिया था? ही हैज फाइंड आउट अबाउट दी बी डांस। बी डांस, व्हाट इज बी डांस? आई विल टेल यू। जो हमारी बीज होती हैं, जो हमारी बीज होती हैं, वो एक डांस परफॉर्म करती हैं एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए। क्यों डांस कर रही हैं? मन अच्छा है, मूड अच्छा है, पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट टू कन्वे मैसेज टू ईच अदर। तो बीज जो हैं वो डांस करती हैं टू कन्वे मैसेजेस टू ईच अदर। और ये कौन सा मैसेज एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं? कोई कबूतर तो है नहीं कि गले में आपने चिट्ठी डाल के प्रेम पत्र भेजा हो, है ना, और फिर मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वहां से भी एक जवाब आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने जो मैसेज भेजा वो मैसेज कुछ ऐसा था कि ये एक दूसरे को बताना चाहते हैं। कन्वे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा घसीटा मार के लिख दिया है क्योंकि, है ना, फिर बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आया। तो ये कन्वे मैसेजेस, ठीक है। तो ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? ये एक दूसरे को जो मैसेज कन्वे करते हैं वो मैसेज क्या है? इट इज अबाउट द नेक्टर। इट इज अबाउट द नेक्टर। ये एक दूसरे को अपने जिगजैग मोशन से बताते हैं कि किस डायरेक्शन में जाने से अप्रोक्सीमेटली, किस पास के एरिया में, कौन से डायरेक्शन में जाने से आपको फ्लावर्स में नेक्टर मिलेगा, तो तुम भी वहां जाओ और वहां से नेक्टर खा के आओ। मतलब अब देखो, होता है ना, आप किसी शादी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, खाना खाने के लिए जाते हो, कोई भाई बहन आपका आ गया, तो आप उसे सबसे पहले बोलोगे, अरे सुन, वहां पर लेफ्ट में जा और वहां पर, है ना, सेकंड वाले स्टॉल पर बहुत बढ़िया पानी पूरी मिल रही है, वहां पर जा, वहां पर थर्ड टेबल पर बहुत बढ़िया नूडल्स मिल रही हैं, बहुत बढ़िया पिज्जा मिल रहा है। एक दूसरे को ऐसे डायरेक्शन बताते हो ना, तो भाई ये बीज भी तो एक दूसरे को खाने का डायरेक्शन बता रही हैं। सो दे मूव इनटू अ जिगजैग मोशन लाइक दिस, ठीक है। और फिर ये यहां से बीज जो है ये घूमकर यहां आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ये चली गई, ठीक। ये यहां से निकली थी, यहां से निकली थी, अपना जिगजैग मोशन करके वापस यहां पर आई, फिर ये यहां से निकलेगी, फिर ये यहां से निकलेगी, फिर यहां आएगी। सो ये जो ये मूवमेंट कर रही है बताने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाने से आपको नेक्टर मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं बी डांस। और ये बी डांस जो है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ। ये बी डांस जो है ये किसने डिस्कवर किया था? सर कार्ल वॉन फ्रिश ने, क्योंकि ये एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते थे, तो इन्होंने बीज का ये जो बिहेवियर है डांस करने का, मैसेज पहुंचाने का, इसे पढ़ लिया था। सो ही इज स्पेशलिस्ट इनटू दैट। देखो क्या लिखा है, he was a German Austrian ethologist who received Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1973। कितनी बेहतरीन बात रही होगी, मतलब ये कितना इंस्पायरिंग हो जाता है। उस समय में इन साइंटिस्ट ने
इतनी बेहतरीन पढ़ाई करी थी और इनको मिला था नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अभी आप कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल स्टूडेंट का सबसे प्यारा सब्जेक्ट, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, दिल के करीब जो सब्जेक्ट होता है वो फिजियोलॉजी होता है। मुझे भी फिजियोलॉजी बहुत पसंद था कॉलेज टाइम से, अभी भी मुझे फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो फिजियोलॉजी जो है उसमें और मेडिसिन में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और ईयर अगर पूछ लिया तो 1973 में मिला था, along with निकोलस टिनबर्गन एंड कोनार्ड लॉरेंस। 2 साइंटिस्ट और थे जिनके साथ इन्हें ये प्राइज मिला था। मेनली आपको किसका नाम याद रखना है? कार्ल वॉन फ्रिश का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, ही वर्कड ऑन डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ बी डांस। और इन्होंने ये तो देखा कि बीज डांस कर रही हैं, इनका बिहेवियर है डांस करना, पर वो क्या मैसेज पहुंचा रही है ये भी इन्होंने डिकोड कर दिया था, कि वो डायरेक्शन बताती हैं नेक्टर का एक दूसरे को, ताकि वो अपने जो कॉलोनी मेंबर है ना, अपने उनकी जो कॉलोनी में ऑर्गेनिजम्स हैं और बीज हैं वो पहुंच जाए नेक्टर के पास। ठीक है, सो दिस वाज कार्ल वॉन फ्रिश। नेक्स्ट, ये वाला लिख लिया है ना, ये लिख लेना, एनिमल बिहेवियर इथोलॉजिस्ट, ये लिख लेना। बी डांस में आपने ये लिख लिया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोकिची मिकीमोटो। कोकिची मिकीमोटो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोकिची मिकीमोटो, अ नीट पॉइंट। कोकिची मिकीमोटो, आप इनकी इमेज देख लीजिए कोकिची मिकीमोटो की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 25 जनवरी 1858 से 21 सितंबर 1954 तक का इनका टेन्योर रहा, और he was a Japanese entrepreneur। ये जापानीज एंटरप्रेन्योर थे, और he created with creating the first cultured pearl। इन्होंने, पता है इनकी जो कहानी है, ये देखो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बड़े ही एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े ही क्रिएटिव सा सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इसे इस तरीके से याद रखती हूँ कि ये जो थे, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर थे, तो इन्होंने क्या करा कि कुछ ना कुछ इनका बहुत हाई, बहुत बहुत दूर दृष्टि रही होगी, बहुत पर्सपेक्टिव इनका फ्यूचर देखने वाला शायद रहा होगा। तो ही डिस्कवर्ड फर्स्ट पर्ल। और अगर आपको याद हो तो पर्ल कैसे बनता है ये मैंने आपको बाइवेलिया में डायग्राम के साथ पढ़ाकर बताया हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से वो सेशन देखो, जहां मैंने बाइवेलिया पढ़ाया है और बताया है कि पर्ल कैसे बनता है। तो ही was the one to discover first pearl। और जब इन्होंने एक बार पर्ल डिस्कवर कर लिया, उसके बाद तो इन्होंने भाई लाइन लगा दी। इन्होंने पर्ल की इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत हाई स्केल पर फैलाया, यानी कि ही सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड द कल्चर्ड पर्ल इंडस्ट्री विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज लग्जरी पर्ल कंपनी मिकीमोटो। अब इन्होंने क्या करा कि पर्ल अपनी खुद की एक पर्ल डिस्कवर किया, ऐसे डिस्कवर कर करके बहुत सारे पर्ल्स डिस्कवर कर लिए, और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी बनाई। सो ही हैड मेड द बिगेस्ट पर्ल कंपनी, और उस बिगेस्ट पर्ल कंपनी का नाम क्या था? इन्हीं के सरनेम पर था, तो कंपनी का नाम था मिकीमोटो। ठीक है, कंपनी का नाम था मिकीमोटो। मिकीमोटो कंपनी थी। ठीक है, डन। ये कोई भूलेगा तो नहीं? ठीक है, तो ये वाले जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सब लोग, है ना। मिकीमोटो जो थे, कोकिची मिकीमोटो, इन्होंने पहला पर्ल डिस्कवर किया, फिर उन्होंने बहुत सारे पर्ल डिस्कवर किए और अपनी खुद की एक कंपनी बना ली, उससे प्रॉफिट गेन किया। उस कंपनी का नाम था, इट वाज अ बिगेस्ट पर्ल कंपनी, जिसका नाम मिकीमोटो ही था, क्योंकि इनका सरनेम वही है, और ही वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर सुंदर सुंदर से पर्ल। सो आई थिंक ही इज द मैन who actually knows what the beauty is। इन्होंने बहुत बढ़िया चीज पर्ल को आइडेंटिफाई करके निकाल लिया था। ठीक है, डन, ऑल राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज थॉमस हेनरी हक्सले। थॉमस हेनरी हक्सले, इनका टेन्योर रहा 4 मई 1825 से 29 जून 1895 तक का। And he was an English biologist and anthropologist specializing in comparative anatomy। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं।
बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बींग्स की पढ़ाई का था, लेकिन इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी। इन्होंने कहा था, ही सेड बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स जो है, इनका कहना था बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स का बहुत बढ़िया ग्लोरीफाइड एडवांस्ड फॉर्म है। इनका कहना था रेप्टाइल से ही लेकर के बर्ड्स बनी हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने कई सारी चीजें बताई, जैसे दी फेदर्स। ध्यान से सुनना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दी फेदर्स आर हाईली मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स। अगर आप बर्ड्स के फेदर्स को देखोगे तो वो रेप्टाइल्स के पास जो स्केल्स होते थे उसी का मॉडिफिकेशन है, तो इनके पास फेदर्स आ गए। तो हम कह सकते हैं ना कि रेप्टाइल का बहुत अच्छा फॉर्म बन गया, कौन? बर्ड्स। देन बर्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर लेग्स। लेग्स में स्केल्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था। एंड देयर एग्स रिजेंबल रेप्टिलियन एग इन जनरल, हैव कैलकेरियस शेल। और बर्ड्स का जो एग होता है वो भी प्रोटेक्टेड होता है। तो देखो, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, आपको भी पता है दैट दी बर्ड्स, ठीक है, दी बर्ड्स व्हाट डू दे हैव। मैंने आपको ऐसे बनाकर भी बताया था, है ना। थोड़ा सा हम इसे रिवाइज करेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद आ गया। अभी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको लर्न कराना चाहती हूं, ठीक है। इनका कहना था कि बर्ड्स के अगर आप फेदर देखोगे, सपोजिंगली दीज आर दी फेदर्स, ठीक है, ये फेदर्स हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दीज फेदर्स। इनका कहना था, इन साइंटिस्ट का कहना था कि बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वो जानते हो कहां से आए हैं? वो आए हैं रेप्टाइल्स के स्केल्स से। रेप्टाइल्स के पास जो स्केल्स होते थे वो वहीं से बनकर आए हैं। देखो, मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स हैं, दीज आर मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के ही स्केल्स का मॉडिफिकेशन बना तो फेदर्स बने थे, ऐसा इनका कहना था। दूसरा, ये कहते थे कि इनके पास, आप अगर बर्ड्स को देखोगे तो मैंने आपसे कहा था बर्ड्स के पास हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं इस तरीके से। आपने अगर बर्ड्स के हाथ पैर देखे हो तो आपको ऐसे दिखते हैं, जिससे वो वायर वगैरह पे पकड़ के बैठ जाती है, पेड़ की ब्रांचेस में, ट्रीज में बैठ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे स्केल्स होते हैं। Yes, they do have scales like this. Alright, तो इनका यही कहना था कि birds have scales on their legs, their eggs resemble reptilian। अच्छा, eggs की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन इनका कहना था ये जो इनके hind limbs पर scales हैं, scales on hind limbs, scales on hind limbs, ये scales भी कहां से आए हैं? They came from रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का ग्लोरीफाइड फॉर्म बोला इन्होंने बर्ड्स को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या करते हैं, इनके पास क्लोएकल किस होता है, जिससे कि मेल बर्ड अपने गैमीट्स फीमेल बर्ड के क्लोएका में इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट तो नहीं करेगा क्योंकि कोई ऑर्गन नहीं है उसके पास, लेकिन पुश कर देगा गैमीट्स। तो बर्ड क्या करेगी, अपने मेल गैमीट्स ले लेगी, अपने फीमेल गैमीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन कर देगी। सो द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटरनल, और उसके बाद ये एग रिलीज करेगी, एंड देन देयर बाय इट रिलीजेस एग्स। तो एग्स जो होते हैं इनके पास, उसी में से अ बेबी बर्ड विल हैच आउट, उसी में से बेबी बर्ड इज गोइंग टू हैच आउट। लेकिन ये एग्स के पास अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग शेल होता है फॉर प्रोटेक्शन। इनके पास शेल होता है, ये शेल किसका बना है? कैलकेरियस, यानी कि कैल्शियम का बना है। कैलकेरियस शेल है, कैल्शियम का बना हुआ शेल है। तो ये कैरेक्टर, मॉडिफिकेशन ऑफ रेप्टिलियन स्केल्स in the feathers as well as in the hind limbs of the bird, all these three characters
say that the birds are glorified form of reptiles. reptile से ही bird आए हैं. और later on क्या होगा? later on यही जो egg है इसमें से hatch होकर there will be a baby bird coming up. there will be a baby bird coming up. ठीक है, बेबी बर्ड वहां से आ जाएगी. सो ये सारे फीचर्स देखते हुए इन साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया लाइन बोली. अब देखो जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसी बात से आएगा. क्या आएगा? बर्ड्स आर, ध्यान से सुनना, इसी लाइन से क्वेश्चन आता है. बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड फॉर्म ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स का ग्लोरीफाइड फॉर्म है और उसके 3 रीजंस हैं. फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये बात किसने कही थी? दिस वॉज सेड बाय थॉमस हेनरी हक्सले. ठीक, क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? वो ईयर याद नहीं करना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये याद करना है और इनका काम याद करना है. काम को आप ऐसे ही लिखकर याद कर लेना और यहाँ पर नंबर डाल लेना. ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट फॉर नीट. डन? ऑल राइट. सो ईयर साइंटिस्ट इतने ही इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर में, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं. इतनी ही चीजें आपको याद करनी है इस सेशन को लेकर के और ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट. अगर अभी तक भी आपने ये सेशंस नहीं देखे हैं पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड तो फटाफट से जाओ और जा करके सारे सेशंस देखो. कहां पर देखोगे? देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैमिलिया और रेप्टाइल्स और एप्स. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से. कहां पर जाकर आप सेशन देखोगे? आप YouTube पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हो या फिर हमारे ऐप पर भी कर सकते हो. वहां पर आपको हमारे टॉप कोर्सेज दिखेंगे, उसमें से आप किसी भी चीज को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं. CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट को सिलेक्ट करो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और पूरा कोर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप पा सकते हैं. यही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू आपको मिलती है ई-बुक्स एंड बुक्स ऑल्सो फॉर विच यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. तो आप ई बुक्स और बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो MCQ बुकलेट हो, चाहे वो कोर्स बुक हो, जिसमें कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको इन बुक्स में, जो कि बहुत मतलब ऐसी चीजें हैं जो आपको गैदर नहीं करनी पड़ेंगी कहीं से. सारी चीजें अंडर वन रूफ, अंडर वन बुक आपको मिल जाएगी. आप इसके अलावा छोटी सी चीज जो कर सकते हो, बहुत कुछ तो नहीं चाहिए, छोटी सी चीज जो कर सकते हो, देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ सेशन को, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरे लिए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.